हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 8 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स का आपको स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, कई सारे नए जो है जानकारी आपको मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर 2024 का महत्वपूर्ण दिवस और थीम एक वीडियो और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक वीडियो जो है डाल दिया गया है चैनल पर, जा करके वहां से देख सकते हैं, क्योंकि काफी सारे उसमें नए क्वेश्चन जो आपको कवर किए गए हैं और काफी सारे मतलब पूरे महीने का जो है इतना अच्छा लेवल पे जाकर तैयार किया गया। पूरा महीना का लगभग 150 क्वेश्चन में जो है आपका कवर कर दिया जाएगा। उसका मतलब आपका सोल्यूशन भी बताया गया है, मतलब ये नहीं कि खाली क्वेश्चन बता करके उसको विकल्प बता दिया गया, उसको पूरा जो है डिटेलिश भी किया गया है जहां तक हो सका है। तो वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, उसको भी रोक रोक के देख लीजिएगा, मतलब 2-3 बार में, लेकिन देख लीजिएगा, काफी फायदा आपको होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के जो है करंट अफेयर्स का। देखिए, कह रहा है किस संस्था या मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो है 15 दिवसीय जल उत्सव जो है शुरू किया। तो किस संस्था या मंत्रालय ने किया है? तो विकल्प में है पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहेगा नीति आयोग जो है ऐसा लॉन्च किया है इस संरक्षण को, जल संरक्षण को, प्रबंधन को, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए जो है ये अभियान शुरू किया है 15 दिवसीय। तो इसको देखिएगा, नीति आयोग जो है इस 15 दिवसीय जल उत्सव को राष्ट्रीय जल शक्ति मिशन के सहयोग से 20 आकांक्षी जिलों और 20 ब्लॉकों में जो है 6 से 20 नवंबर 2024 तक इस उत्सव को जो है मनाएगा। तो ये आपको याद रखना, नीति आयोग ने जो है इसको मनाने के लिए ये मना रहा है नीति आयोग 6 तारीख से, आज 8 हो गया। तो ये आपको याद रखना है, किसके साथ? जल शक्ति मिशन के सहयोग से ये मना रहा है। 20 आकांक्षी जिलों में लगभग 20 से ज्यादा राज्यों में भी इसको मनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना है। आपको नीति आयोग के बारे में थोड़ा बता देते हैं। नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको जो है 1 जनवरी 2015 को सरकार ने जो है अपने एक रेजोल्यूशन ला करके कैबिनेट ने उसको पास किया था। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई जो मतलब लीगल नहीं है कि संसद में इसको पास किया गया है। तो ये कोई संवैधानिक नहीं है, न सांविधिक है। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। दूसरे नंबर, ये योजना आयोग के स्थान पर बना था। तो योजना आयोग कब बना था आपको बताना है, योजना आयोग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद में जो देखिएगा, इसके अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं। पीएम वो भी कौन पीएम? एक्स ऑफिशियो पीएम। जैसे इस समय नरेंद्र मोदी पीएम है, तो वो नरेंद्र मोदी पीएम है, तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा बन गया, मान लीजिए नितिन गडकरी पीएम बन गया, तो तुरंत उसके अध्यक्ष ये बन जाएंगे। इसका मतलब ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है, यानी जो पीएम के पद पर रहेगा वही डायरेक्ट इसका मतलब वो हो जाएगा, चेयरपर्सन हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद इसका उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है वो सुमन बेरी है, सुमन बेरी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। सुमन बेरी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इसके एक जो है सीईओ होते हैं, जो अधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी होता है। तो इसके जो है BBR सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ है वर्तमान में, अभी जल्दी ही इनका नियुक्ति हुआ है, सुब्रमण्यम। तो ये चीज आपको याद रखना। 3-4 इसमें जो क्वेश्चन थे। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कौन है, सुब्रमण्यम हो गया, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हो गए, पीएम इसके जो है अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। ये सब चीजें जो है आपको पूरा याद रखना है, जो क्वेश्चन पूछे उसको आपको बताना है, पहले अध्यक्ष कौन थे। अगला है देखिएगा, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण जो है कहाँ आयोजित होगा? तो सही उत्तर आपका कौन रहेगा? नई दिल्ली, जोधपुर, अंबाला, लखनऊ। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 8 और 9 नवंबर 2024 को, मतलब आज और कल, आज 8 नवंबर है, तो आज और कल जो है ये इसका आयोजन होगा। तो आपको याद रखना है इसका कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में। इसका दूसरा संस्करण है। तो ये जो है वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का जो है दूसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। और यह 2 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य जो है वैश्विक और भारतीय थिंक टैंक, निगमों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर लाभकारी संस्थाओं, शिक्षाविदों और अनुसंधान विद्वानों
को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य इतिहास और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसमें शामिल करना है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसमें जनरल अनिल चौहान है, आप सब जानते होंगे। तो ये इनके साथ जो है इस साल तीनों सेना प्रमुखों के साथ जो है महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तो जनरल अनिल चौहान रहेंगे जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख है, इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि तीनों सेनाओं के कोई प्रमुख आकर और सीडीएस उसको उद्घाटन करते हैं, तो कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना आपको। अगला है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जो है किस महीने में दत्तक ग्रहण जागरूकता माह एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ जो है मनाती है। तो किस महीने में और कौन मनाता है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मनाता है। तो ये आपको याद रखना है किस मंथ में आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा, देखिए विकल्प पहले देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो किस मंथ में जो है ये दत्तक ग्रहण जागरूकता माह मनाया जाता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा इसी महीने में, जो नवंबर चल रहा है, ये महीना जो है दत्तक ग्रहण जागरूकता माह मनाया जाता है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये चीज आपको याद रखना है। इसके बारे में थीम वगैरह इसका देख लीजिए। तो दत्तक ग्रहण जागरूकता माह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें जो CARA होता है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, यानी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, और उसके सभी हितधारक गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिसे कारा कह रहे हैं, CARA, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है देश में कानूनी गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए नवंबर मंथ को मतलब राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाता है। अभियान के हिस्से के रूप में जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, भारत सरकार 21 नवंबर 2024 को, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। 21 नवंबर 2024 को जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, लखनऊ में इस अवसर का जो है जश्न मनाएगा। मतलब कहने का मतलब इसका जो 21 नवंबर को होगा उत्तर प्रदेश में जो है इसका भव्य समारोह होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ इसका जो है अंतिम रूप से वो होगा। और दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय क्या है? पालक देखभाल और पालक गोद लेने के माध्यम से बड़े बच्चे का पुनर्वास। इसको इंग्लिश में देखिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन थ्रू फॉस्टर केयर एंड फॉस्टर एडॉप्शन। तो ये आपको याद रखना है। एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ कब मनाया जा रहा है? तो नवंबर में मनाया जाता है हर साल। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें था, इसको आपको याद रखना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इसको लॉन्च किया है, मतलब इसको मनाता है, लॉन्च किया गया है। तो वही चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रॉयल इनफील्ड ने किस नाम से जो है अपना इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ब्रांड लॉन्च किया है? आप पहले ये जानिएगा, रॉयल जो है बुलेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। आप सब जानते होंगे बुलेट जो है बहुत लोगों का सपना होता है। शायद आप लोग कभी इसमें बहुत लोगों का सपना होगा कि बुलेट से चला जाएगा। तो निश्चित रूप से चलेंगे, कमाइए आप पैसा और उसके बाद जो है अच्छा काम करिए, बुलेट से चलिए, क्यों नहीं चल पाएंगे। तो रॉयल इनफील्ड जो है एक इलेक्ट्रिक वाहन किस ब्रांड के नाम से जो है लॉन्च किया है? तो विकल्प में है ग्रीन इनफील्ड, फ्लाइंग फ्ली, फ्लाइंग बीस्ट, फ्लाइंग रॉयल। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, फ्लाइंग फ्ली नाम से जो है इसको लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है, ये देखिएगा, ये इस नाम से जो है इसको लॉन्च किया गया, ये है इसका फ्लाइंग फ्ली। तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन, रॉयल इनफील्ड इसको लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लाइंग फ्ली नाम से जो है अपना इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड लॉन्च किया है। तो फ्लाइंग फ्ली नाम से कौन लॉन्च किया है? मान लीजिए हीरो दे दिया, उसके बाद टीवीएस दे दिया, और उसके बाद ये रॉयल इनफील्ड दे दिया, और कोई मान लीजिए कार की कंपनी दे दिया, या मान लीजिए मारुति दे दिया। तो आपको ये याद रखना है अपना नया ब्रांड किसने लॉन्च किया है? रॉयल इनफील्ड ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर जानकारी दोस्तों अच्छी लग रही है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कर दीजिएगा इसको, जिससे वो उन लोग के पास भी जो है जानकारी पहुंच सके। और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने जो है वायु गुणवत्ता प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो है एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन यानी अभियान जो है शुरू किया है? देखिएगा, वार्निंग अभियान यहाँ होना चाहिए। तो कौन शुरू किया है? तो आपको सही उत्तर लगाना है। विकल्प में है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। सही उत्तर आपका रहेगा दिल्ली। यहाँ वार्निंग अभियान लिख लीजिएगा आप लोग। तो किस सरकार ने लॉन्च किया है?
तो आपको याद रखना है दिल्ली में। आप सब जानते हो कि इसी जो है दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास दिल्ली का जो प्रदूषण किस लेवल पे जो है वायु प्रदूषण हो जाता है। तो इसके अभियान के लिए जो हर साल कोई ना कोई पॉलिसी सरकार लाती है। कभी ऑड इवन का पॉलिसी लाएगा, कभी जो है पराली जलाने से रोकने के लिए कोई पॉलिसी लाएगा, इस तमाम पॉलिसी आते रहता है। तो आपको याद रखना है दिल्ली सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत अगर खुले में कचरा जलाने की घटना पर जो है कोई करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो यानी ये प्रदूषण से नियंत्रित करने के लिए अगर खुले में कचरा कोई फेंक रहा है या मतलब सॉरी फेंक नहीं रहा, जला रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसकी निगरानी की जाएगी। तो याद रखना दिल्ली सरकार इसको घोषणा किया है। अगला है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है आपको बताना है, और कैथा जो है वो महिला या पुरुष कैथे मुख्यमंत्री हैं आपको ये भी बताना है। अगला है एक क्वेश्चन बताया गया है, किस राज्य सरकार ने जो है पुलिस महानिदेशक यानी जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो है एक चयन समिति से करने की मंजूरी दी है। मतलब कैबिनेट ने ये पास किया है कि अगर डीजीपी की नियुक्ति करनी है तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, 6 सदस्यीय एक समिति बनेगी, उसके द्वारा जो है डीजीपी की नियुक्ति होगी। तो कौन सी सरकार ने किया है? विकल्प में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। सही उत्तर आपका रहेगा योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट सरकार ने, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है ऐसा निर्णय लिया है। तो आपको याद रखना है। इसके बारे में देखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश में जो है डीजीपी को लेकर के काफी सारे नए जो है चर्चे रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये इससे देखिएगा स्पष्ट होगा आपको क्यों। प्रदेश के चौथे कार्यवाहक मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार। तो आप जानिएगा अभी तक जो है चौथा कार्यवाहक डीजीपी यहाँ बन रहा है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है काफी डीजीपी की नियुक्ति जो है उत्तर प्रदेश में काफी जो है विवादित रही है पिछले कुछ सालों में। तो क्योंकि देखिए सीधे लिख रहा है चौथे कार्यवाहक मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार। हाँ निश्चित रूप से यही है डीजीपी, लेकिन ये कार्यवाहक डीजीपी हैं। तो आप इसलिए जो है काफी चर्चा में रहता है उत्तर प्रदेश का डीजीपी की नियुक्ति। तो उत्तर प्रदेश में जो है इस सरकार ने इसीलिए इस समिति को घोषणा की है। तो अब उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति होगी, आपको बता ही दिए। इस समिति में जो है मुख्य सचिव शामिल होंगे, यूपीएससी के जो है सदस्य शामिल होंगे, अपर मुख्य सचिव शामिल होंगे और गिरीश जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो शामिल होगा, और उसके बाद पूर्व डीजीपी जो है इसमें शामिल होंगे। तो ये सब कई जो है इसमें शामिल होने वाले सदस्य होंगे। 6 सदस्यीय समिति होगा, 5 ये हो गया, एक जो है ये मुख्य सुप्रीम हाई कोर्ट के जो है हाई कोर्ट के जज हो गए, रिटायर्ड जज। तो 6 लोग जो है मिलके इसमें शामिल होंगे। अब डीजीपी की नियुक्ति जो है सेवा रिकॉर्ड के आधार पर, उनका रिकॉर्ड क्या रहा पूरा और अनुभव उनका क्या है, उनके जो एक्सपीरियंस क्या है उस आधार पर होगा। तो ये अभी आपको याद रखना है। अभी तक ज्यादा करके क्या होता था, जो सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति है तो 6 लोगों का नाम उसमें जो है लगभग भेजा जाता था, 5-6 लोगों का, तो उसमें या 4 लोगों का, तो उसमें से कोई जो है यूपीएससी नाम रिकमेंड करते थे। लेकिन तो अब जो है सेवा रिकॉर्ड क्या है, अनुभव क्या है, समिति क्या कह रही है, उसके अनुसार से जो है इसका नियुक्ति होगा। ये देखिएगा उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश आप जानते होंगे विश्व के जो है 7 ऐसे अगर देश जोड़ दिया जाए तो 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या। और उत्तर प्रदेश में आप सब जानते होंगे लोकसभा की सीटें जो है सबसे ज्यादा है, कितना? 80 सीटें। इसीलिए जब लोकसभा या प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन होता है तो ज्यादा करके लोगों की निगाहें जो है उत्तर प्रदेश पर टिकी रहती है। तो अब की बार जो उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी को घाटा हुआ तो देख ही रहे होंगे कितना जो है बीजेपी किस तरह से पिछड़ गई। तो इसलिए उत्तर प्रदेश हमेशा जो है चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं, जनसंख्या ज्यादा है इसलिए सीटें ज्यादा हैं। और उसके बाद आप देखेंगे राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें हैं पूरे देश में जो है 31 सीट अभी तक किसी का नहीं है, 80 सीट लोकसभा में किसी का नहीं है। और उसके बाद जो आप देखेंगे विधानसभा का लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश जो है 403 सदस्य है इसके। तो आपको ये सब याद रखना है। यानी अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा भूमिका उसमें निभाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के सॉरी उपराष्ट्रपति अगर हम बोला हूं तो नहीं, राष्ट्रपति वहां होना चाहिए। तो आपको याद रखना ये सब सारे क्वेश्चन थे। आपको मतलब इसमें क्वेश्चन जो कई तरह से बनेंगे तो आपको सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यानी इंग्लिश में इसको सही पढ़ेंगे, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर नामक बुक जो है किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? विकल्प में है प्रोफेसर श्री राम चौलिया है ये,
उसके बाद एस जयशंकर, अनिल रतोड़ी, अनुज चौहान। तो किसने लिखा है ये बुक आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, प्रोफेसर श्री राम चौलिया जो है इस बुक को लिखे हैं। तो आपको याद रखना है, इसके जो है एस जयशंकर जो है इसके बाद इसका जो है उद्घाटन किया है। तो देखिएगा, इसका बुक का नाम है फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो इसको कौन लिखा है, श्री राम चौलिया लिखे हैं। इसको जो है देखिए उद्घाटन कौन किया है, तो अपने देश के जो है विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो है इनके द्वारा लिखी गई ये जो है श्री राम चौलिया ये है, आपको याद रखना है। तो ये इनके द्वारा जो है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, एस जयशंकर द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, आपको याद रखना है। ये भारत के विदेश नीति के बारे में जो है, इसलिए जो विदेश नीति के मामले में आप सब जानते होंगे, विदेश मंत्री भी और विदेश नीति के काफी सारे बहुत अच्छे जानकार हैं। तो एस जयशंकर द्वारा इसको जो है उद्घाटन किया गया है, विमोचन किया गया है। अगला है देखिएगा, चर्चा में रहा असमी राइफल। देखिए सॉरी, एक चीज गलती हो गया, असमी क्या है, असमी राइफल हम बोल दिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ बोल दिए। तो असमी क्या है, तो ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। मान लीजिए आपको हम क्वेश्चन इसको वैसे बताने के लिए बता रहे हैं, लेकिन देखिएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हम बोल दिए आपको असमी राइफल है, चलिए ठीक है, आप लगा देंगे कि हाँ ये मशीन पिस्टल है या पिस्तौल है, चलिए ठीक है लगा देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा असमी क्या है। तो असमी जो है एक जनजाति है, एक हेलीकॉप्टर है, एक नदी है। तो इसमें क्या है, एक मशीन पिस्टल है। तो क्या है आपका, एक मशीन जो है पिस्टल है। ये चीज आपको याद रखना है। तो मतलब हम इसका विकल्प बता दें, लेकिन आप उससे जो है वो मत करिएगा। देखिएगा ये है असमी, किसको किसको चाहिए ये बताइएगा कमेंट में। तो असमी एक जो है मशीन पिस्तौल है। यह भारतीय सेना ने जो है 550 असमी मशीन पिस्तौल का अपने जो है उत्तरी कमान में जो है शामिल किया है। निर्माण इसको कौन किया है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी जिसको कहते हैं डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने इसका जो है निर्माण किया है। असमी पिस्तौल को जो है, पिस्तौल को मुख्यतः नजदीकी लड़ाई के लिए जो है, जो बहुत कम दूरी पर लड़ाई होती है और विशेष अभियानों के लिए जो है डिजाइन किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। 550 असमी राइफल्स को जो है शामिल किया गया है। अगला देखिएगा, कैबिनेट ने जो है मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, कल भी ये क्वेश्चन बताया गया था, सही उत्तर पीएम विद्या लक्ष्मी योजना रहेगा आपका, ये सही उत्तर रहेगा। तो ये देखिएगा कौन सी लक्ष्मी योजना लॉन्च किया, तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। और उसके बाद एक यह जो है एक मिशन तंत्र मोड़ तंत्र है, जिसमें जो है 860 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को जो है शिक्षा ऋण के विस्तार को जो है सुगम बनाएगा और आगे बढ़ाएगा, जिसका अर्थ है कि हर साल लगभग 22 लाख से अधिक छात्र जो है इसके दायरे में जो है आएंगे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये एक विशेष ऋण उत्पाद या संपार्श्विक जो है मुक्त होता है, गारंटर मुक्त होता, शिक्षा ऋण प्रदान करने में सक्षम करेगा। एक सरल, पारदर्शी, छात्र अनुकूल और पूरी तरह से जो है पूरी तरह से जो है डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से जो है सुलभ बनाया जाएगा। तो डिजिटली इसको जो है इसको मिलेगा। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपके से पूछा जा सकता है, 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपए की जो है ऋण राशि पर भारत सरकार जो है 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा। तो यह भारत सरकार के जो है बिहार पर आपको ले सकते हैं, ताकि बैंकों को जो है कवरेज का विस्तार करने में जो है सहायता मिल सके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 8 लाख रुपए की अगर वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र के लिए जो है, यानी 8 लाख रुपया उससे कम है, तो योजना जो है 10 लाख रुपए तक के ऋण पर जो है 3% जो है ब्याज आपको अनुदान दिया जाएगा। सॉरी ब्याज नहीं, ब्याज पर जो है अनुदान दिया जाएगा, यानी सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये 3% ये भी याद रखना है। और यह 4.5 लाख रुपए तक की जो है वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को जो है पहले से दी जा रही पूर्ण ब्याज अनुदान की जो है अतिरिक्त होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है किसने जो है स्पीकिंग विथ नेचर दी ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म नामक पुस्तक लिखी है। तो देखिएगा इसको इंग्लिश में ही लिखा गया, क्योंकि हिंदी में आप उतना सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो कौन किसने लिखा है, तो सही उत्तर आपका रहेगा रामचंद्र गुहा ने जो है इसको लिखा है। इनका बुक देख लीजिएगा, ये है स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म। तो इसको कौन लिखा है, रामचंद्र गुहा ने लिखा है। ये भी बुक दो है, आज 2 बुक हो गए, तो दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। रामचंद्र गुहा लिखे हैं।
इन्वायरमेंट से ही संबंधित है, तो मतलब आपको पता ही चल रहा होगा कि इन्वायरमेंट के बारे में, उसके बाद इसके बारे में जो है चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है किस राज्य को जो जीवन स्तर सुधारने के लिए $200 मिलियन ऋण जो है प्रदान किया है? तो किसने किया है? सही उत्तर आपका रहेगा किसने? उत्तराखंड को किया है। तो किस राज्य सरकार को किया है? तो उत्तराखंड सरकार को किया है, आपको याद रखना है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको अभी बता देते हैं। तो देखिएगा, इस जो है ऋण दिया है, इसका उद्देश्य है एक ऐसा शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति जो है लचीला हो। और इस ऋण से जो है, जो ऋण दिया गया उत्तराखंड में, उससे जल आपूर्ति वितरण यानी वाटर सप्लाई कंट्रीब्यूट जो होता है में वितरण में भी जो सुधार किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। एशियाई विकास बैंक जिसे कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। कहाँ? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, तो वहां इसका हेडक्वार्टर है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरे नंबर, अभी इसका न्यूज में कई बार रह चुका, क्योंकि कई सारे राज्यों को जो है इन्होंने लोन दिया है, मतलब ऋण दिया है, तो कई बार हम इसको जो है पढ़ा चुके हैं। तो आपको याद रखना, इसको रट जाना चाहिए आपको। 1966 हम कई बार बता चुके हैं, हेडक्वार्टर मनीला। दूसरे नंबर जो है, इसका अभी जो है 69वां सदस्य बना है। अभी तक 68 सदस्य, अब आपको 69वां एक सदस्य जुड़ता हुआ नजर आया। तो कौन? इजराइल जो है इसका नया सदस्य बना है। ये चीज आपको याद रखना है। इसको 2 साल पहले ही इजराइल जो है रिकमेंड कर दिया था, मतलब वो रिक्वेस्ट किया था कि हमें इसमें शामिल कर लीजिए। तो इसको जो है आप शामिल कर लिया गया इजराइल को 69वां सदस्य के रूप में। ये क्वेश्चन जो है चर्चा में है, पूछा जा सकता है। इंडिया की बात देखेंगे तो इंडिया इसका जो है जब स्टेब्लिश हुआ था तो उस समय फाउंडिंग मेंबर था, और भारत जो है इसका चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। सबसे बड़े जो है जैसे चीन हो गए, यूएसए हो गया और जापान हो गया, ये सब जो है बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं। भारत जो है चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। तो ये उत्तराखंड सरकार को इन्होंने दिया है। तो इसका मैप है, इसको देख लीजिएगा। 2000 में जो है यूपी से अलग होके बना था, तो यूपी का छोटा भाई है उत्तराखंड। अगला देखिएगा, केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने जो है कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र, जैन म्यूजियम एंड नॉलेज सेंटर का जो है उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा कहां? पुणे में। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का जो है उद्घाटन पुणे में किया है। इंद्रायणी नदी के किनारे जो है, इंद्रायणी नदी आपको याद रखना है कि किनारे 50 एकड़ भूमि पर बना ये संग्रहालय भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। ये देखिएगा कहाँ किया है? तो पुणे में किए हैं। तो आपको याद रखना है। इसका लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। जानकारी कैसा लगा आप जरूर शेयर करके बताइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो। और आपसे एक ये महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछना है, सूचना मतलब ये है, क्या आप लोग चाहते हैं कि मतलब क्या कल वाला वीडियो मतलब लास्ट वाला वीडियो हो, क्या मतलब जो क्वेश्चन रहता है 10 से 11 क्वेश्चन, उसका जो रिवीजन 2 मिनट में कर दिया जाए? तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और तो सेशन जो है मतलब जो है आप जैसा कहेंगे उस सब तरह से सेशन आपका जो है लेकर चला जाएगा। तो बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगर हाँ ज्यादा लोग बता देंगे कुछ लोग कि हाँ इसको जरूर रिकमेंड करिए, कि मतलब हाँ कल का जितने 10 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मिनट में जो है 1-2 मिनट में सब क्वेश्चन रिवीजन कर दीजिए, तो जरूर रिवीजन कर दिया जाएगा। तो अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर